हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, है नहीं। आप सभी का जो है फैमिली भी बहुत अच्छा रहा होगा। उम्मीद करते हैं ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही होगा। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की जो क्लास है बच्चों, वो रासायनिक सेल से संबंधित है। जैसा कि मैंने कल वीडियो नंबर 3 में विद्युत अपघटनी सेल से संबंधित क्लास ली थी और पूरे विद्युत अपघटनी सेल को फैराडे के नियम तक मान लीजिए आपको पूरा पढ़ाया था। कुछ आवश्यक जो न्यूमेरिकल थे वो भी कराए थे। तो जो आज की क्लास है भैया, वो भी कुछ रासायनिक सेल पर आधारित है और पूरी क्लास समझते हैं, क्योंकि ये एक जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है। तो इसको जो है मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज की जो बात है वो सिर्फ रासायनिक सेल की बात हम करते हैं। यानी कक्षा 12 रहेगा। चैप्टर भैया कौन सा है? तो विद्युत रसायन है। पाठ 2 है विद्युत रसायन। और वीडियो नंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग 4 नहीं 5 पढ़ने वाले आज। वीडियो नंबर है 5। 4 तक तो कल पढ़ ही लिया था। पढ़ने वाले हैं भैया रासायनिक सेल। रासायनिक सेल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यानी वह युक्ति, पहले कुछ भाषा है देखो लिख रहे हैं, आप समझिएगा। वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत ऊर्जा में होता है। रासायनिक सेल कहलाता है। रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक सेल की परिभाषा हो गई। साफ दिख नहीं रहा होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा भैया? डेनियल सेल। रासायनिक सेल का जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? डेनियल सेल। और डेनियल सेल को खोज करने वाले थे वो गैल्वेनिक और वोल्टा। तो इसे गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। इसको अगर समझें तो होता क्या है, देखो इसमें 2 पात्र होते हैं। क्या होते हैं भैया? 2 पात्र होते हैं। और प्रत्येक पात्र में एक छड़ लगी रहती है। प्रत्येक पात्र में एक जो है ये छड़ लगी रहती है। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि ये किस धातु की छड़ है नहीं। वैसे आप ये समझो ये 2 पात्र हैं, इनमें जो छड़ें लगी हुई हैं भैया, इनको आप कहते हो इलेक्ट्रोड। क्या कहते हो? इलेक्ट्रोड कहते हो। ठीक है, यानी पहले पात्र में जिंक धातु की छड़ लगाते हैं और जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं। जिंक धातु की छड़ लगाते हैं और जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं।
ये भर लिया। दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ लगाते हैं और कॉपर की छड़, और विलेन किसका भरेंगे तो कॉपर सल्फेट का भरेंगे। इस तरीके से ये अगर हम काम करते हैं तो ये हमारा जो है अर्ध सेल कंप्लीट हो जाता है। कौन सा सेल भैया? अर्ध सेल जो है हमारा कंप्लीट होता है। यानी एक पात्र जो है ये अर्ध सेल को व्यक्त कर रहा है और दूसरा पात्र भी अर्ध सेल को व्यक्त कर रहा है। साफ दिख रहा है? दिख तो रहा है, बहुत बढ़िया, साफ नहीं दिख रहा। अब आगे की कहानी सुनो। इन दोनों अर्ध सेलों को पूर्ण सेल बनाने के लिए एक जो है सेतु ब्रिज यानी सेतु का काम, एक सेतु जो है प्रयोग में लाते हैं। सेतु मतलब ब्रिज होता है भैया, ये एक ब्रिज है। यानी इसको जब हम लगाएंगे तो हमारा जो सेल है वो पूर्ण सेल बन के तैयार हो जाएगा, है नहीं? थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, कुछ बढ़िया नहीं बना है। इस तरीके से मानो जो है पूरा हमारा बढ़िया जो है पूरा सेल तैयार हो जाता है भैया बनके। ठीक है, ये पूरा सेल बनके अब तैयार हुआ। कब तैयार हुआ पूरा सेल? जब हमने इसमें साल्ट ब्रिज या लवण सेतु का हमने प्रयोग किया है, तब ये जाके हमारा पूरा सेल तैयार हुआ है। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, नहीं? आप लोग भी थोड़ा गर्मी से बच के रहें। इसको क्या कहेंगे भैया? तो ये लवण सेतु होता है, लवण सेतु है। ठीक है, यानी जब ये लवण सेतु नहीं लगा था तब इतना ये अर्ध सेल था और ये भी अर्ध सेल था। लवण सेतु हमने लगाया तो पूरा सेल बन के तैयार हुआ। कौन सा पूरा सेल? तो डेनियल सेल बन के तैयार हुआ। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसमें भरते क्या है भैया? KCl भरते हैं या KNO3 का गाढ़ा विलयन भरते हैं, है नहीं? नीचे लिख लो, चाहे ना लिखो, यहां लिखे दे रहे हैं। लवण सेतु में KCl या KNO3 का गाढ़ा विलयन भरते हैं, जिसे एगार एगार कहते हैं। क्या कहते हैं? एगार एगार कहते हैं। जो गाढ़ा विलयन भैया भरा है उसी को हम एगार एगार कह रहे हैं। ठीक है, जब इसके भीतर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण शुरू हो जाएगा तो हम ये माने कि इन इलेक्ट्रोडों को किसी टर्मिनल से जोड़ देते हैं, किसी टर्मिनल से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं टर्मिनल से, या मानो इस पर कोई धारा विक्षेपी वाला लगा देते हैं। ऐसे जब ये जाएगा तो धारा विक्षेप करेगा, है ना? यानी हमें यह ज्ञात होगा कि बाहर धारा निकल रही है कि नहीं निकल रही है। जब प्रक्रिया शुरू होगी तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है भैया वो इस प्रकार से होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाएं से दाएं की ओर, और धारा का प्रवाह जो होगा, धारा का प्रवाह जो होगा भैया वो दाएं से बाएं की ओर होगा। एक चीज ध्यान रखना, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के ठीक विपरीत चलती है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
इतनी बात तो समझ में आई होगी। बाएं जो अर्ध सेल है उसमें जो लगा है इलेक्ट्रोड, उसे हम लोग कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ये लोन एक तरीका होता है, तरह शॉर्ट ट्रिक है, देखो लोन से समझ सकते हो। लोन का मतलब होता है लेफ्ट, लोन का मतलब भैया लेफ्ट होता है। ओन का मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी लो एल का मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, और ए मतलब एनोड हो जाएगा, और एन फॉर मतलब निगेटिव होगा। यानी एक चीज आपको एक तरफ की पता चल गई तो दूसरी तरफ उल्टा हो जाता है, इसका है। समझ में आया होगा ना? यानी इधर वाला जो होता है भैया ये एनोड है, और उधर वाला जो होगा वो कैथोड होगा। ठीक है, इतनी अंतर आपको समझनी है। कैथोड पर क्या साइन रहेगा? तो निगेटिव रहेगा, और एनोड पर नेगेटिव रहेगा, और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, ये बातें तो क्लियर हुई होंगी आपकी। लेफ्ट वाले पर क्रिया कौन सी होती है भैया? तो ऑक्सीडेशन होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स की बची अभिक्रिया कौन सी है? अब चयन कहाँ होगी? इलेक्ट्रोड पर होगी, यानी कि कैथोड पर होगी। ये तो समझ में आया होगा, है नहीं? अब हम थोड़ा अगर इसकी भाषा देखें, भाषा पर ध्यान दें अगर, तब क्या लिख सकते हैं? यानी क्रिया विधि अगर देखें तो लिखेंगे इसमें दो पात्र होते हैं, इसमें दो पात्र होते हैं। पहले पात्र में जिंक की छड़ व जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, विलयन भरा होता है। ये तो बात समझ में आई होगी आपको। जबकि दूसरे पात्र में, जबकि दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ व कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होगा, विलयन भरा होता है। इस प्रकार दो अर्ध सेल तैयार होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आई होगी, है ना? दोनों अर्ध सेलों को, अब हमने कहा ना कि दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु द्वारा जोड़ते हैं। दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु द्वारा जोड़ते हैं, जिसमें KCl का गाढ़ा विलयन भरा होता है। ये बात भी समझ में आई होगी आपको। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। दिख रहा बढ़िया? नहीं दिख रहा? समझ में तो आ रहा है, खैर तो उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा, है नहीं? उतना बढ़िया दिखेगा नहीं जैसे भाई स्मार्ट बोर्ड पर दिखता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट पहले कर लो, फिर हम आगे बढ़ें कुछ। आप इतना जो है पहले स्क्रीनशॉट कर लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इधर वाला भी काट रहे हैं, कर लिया ना? कर लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, कर लिया होगा भैया। देखो ये प्रॉपर नोट करते चलो आप लोग। नोट अगर नहीं करेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत है। आगे समझो। गाढ़ा विलयन
भरा होता है, जिसे एगार एगार कहते हैं, जिसे एगार एगार कहते हैं। ठीक है। जिंक क्षण को एनोड व कॉपर क्षण को कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये बात भी भैया समझ में आई होगी ना। यानी जो जिंक की छड़ है, ये जिंक की छड़ लगी हुई है और ये लगी है भैया कॉपर की छड़। समझ रहे हैं ना। कॉपर की छड़ को कैथोड कहते हैं। एनोड, एनोड पर कैसा चार्ज? निगेटिव। एनोड ऋणात्मक, जबकि कैथोड धनात्मक रहता है, धनात्मक होता है। ठीक। परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन भैया कौन सा? परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन देखो जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही हो, है नहीं, परिवर्तन के दौरान इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर और लाइट चली गई है, दिख रहा होगा साफ? दिख रहा, ठीक है। एनोड से कैथोड की ओर और लिखो सिर्फ, है नहीं, और जबकि धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। ये इतनी भाषा आपको भैया जरूर लिखनी पड़ेगी अगर ये सेल पूछा जाता है तो। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बताएं कुछ आपको बेहतरीन तरीके से। ये बात तो समझ में आई होगी ना कि बाएं तरफ जो है वो एनोड है, दाएं तरफ जो है कैथोड है। समझ रहे हैं ना। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है। दोनों को जोड़ने पर एक रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है जो सेल अभिक्रिया और या सेल की रेडॉक्स अभिक्रिया को भी प्रदर्शित करती है। ऐसा प्रदर्शन अभी आपको अगले स्टेप में बताएंगे। ठीक। एनोड पर चार्ज निगेटिव रहेगा और कैथोड पर पॉजिटिव रहेगा। एनोड जिंक धातु का और कैथोड कॉपर धातु का बना होता है। जिस धातु की छड़ लगाते हो उसी धातु के लवण का विलयन भरोगे आप। ठीक है। उसी धातु के लवण का जलीय विलयन भरा होगा। ये नहीं सर कि कॉपर का जिंक की छड़ लगाए हो और कॉपर सल्फेट भर दो, या कॉपर की छड़ लगी है जिंक सल्फेट भर दो। ऐसा अगर काम होता है तो फिर ये सेल जो है सेल की भांति कार्य नहीं करेगा, यानी कोई भी परिणाम आपको हासिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट भैया कर लीजिए इसका, आगे बढ़े। फिर कर लिया। अब इसको भी बिगाड़े दे रहे हैं। ये बात तो समझ में आ ही गई होगी ना आपको। अब एक चीज सुनो, चलो ये जो कैथोड वाली बातें हैं इधर नीचे लिखे दे रहे हैं। एनोड, एनोड को समझते हैं लोन से। लोन एल मतलब लेफ्ट होता है, ओ मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ये एक ट्रिक है भैया, और ए मतलब एनोड होता है, और एन मतलब निगेटिव होता है। याद करने के लिए आप लोन ट्रिक अपना सकते हो। लोन मतलब लेफ्ट, यानी जो रासायनिक सेल होता है उसका बायां वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट होता है,
लेफ्ट अंग्रेजी में बाएं को होता है, उस पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है और उसे एनोड कहते हैं, चिन्ह परिपाटी निगेटिव रहती है। ठीक, उधर वाला जब चलेगा तो लेफ्ट के बजाय राइट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के बजाय रिडक्शन हो जाएगा, एनोड की जगह पर कैथोड हो जाएगा और नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इधर की हम बात कर लें तो ये राइट साइड होती है, रिडक्शन अभिक्रिया होगी, और कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में होगा, और साइन कैसा होगा तो पॉजिटिव होगा भैया। बात करते हैं, समझ में आया होगा ना, है नहीं, बेहतर समझ में आया होगा। और इसमें कुछ जानने वाला तो खास नहीं है, जो भी था मैंने एक एक स्टेप बाकी बाकायदा बारीकी से उठा करके आपके साथ साझा किया है। ये जो हमने यहाँ पर विक्षेप मापी लगाया है, ये आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, कुछ किताबों में लगा होगा, कुछ में नहीं लगा होगा। रीजन ये होता है, जब प्रक्रिया यानी परिवर्तन शुरू होता है तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में बाहर निकलने का काम करती है। समझ रहे हैं ना, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब एक चीज सुनो, सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे करते हैं, को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, हमेशा बाईं तरफ वाला हिस्सा पहले और दाईं तरफ वाला हिस्सा बाद में लिखा जाएगा। सेल अभिक्रिया को जब हम लिखेंगे तो जेडेन हमारा परिवर्तित हुआ था। भैया हाँ, जरा इसको समझो, लिखने के समय बहुत सारी चीजों को समझना है। जेडेन जो होगा, जेडेन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की ओर जा रहे हैं, तो जेडेन अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा होगा। जब त्यागेगा भैया तो जेडेन डबल प्लस बनाएगा। कितने त्यागेगा, तो 2 त्यागेगा। ये कसम खा के नहीं बैठा कि 2 ही त्यागेगा भैया, इसका नेचर है कि ये जब भी त्यागेगा तो 2 त्यागेगा। अब इसमें चाहे कह लो कसम खाए बैठा है कि 2 ही त्यागेगा। कॉपर 2 ग्रहण करेगा, है नहीं, कॉपर जो है 2 ग्रहण करता है, 1 भी ग्रहण करता है, लेकिन जब ये 2 त्याग रहा है तो दोनों कैच करेगा। ये एक अर्ध सेल लिखा है, ये अर्ध सेल है, यानी जेडेन के इलेक्ट्रॉन, जेडेन यहाँ पर टूटेगा, आयनित होगा, जेडेन डबल प्लस और SO4 में टूट जाएगा, SO4 पर 2 माइनस रहेंगे। तो जेडेन के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर की तरफ जाएंगे, यानी दूसरे अर्ध सेल में जाएंगे बाह्य परिपथ की सहायता से। जब इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो जेडेन अपनी मूल अवस्था को छोड़कर जेडेन डबल प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज समझो, ये जो डबल लाइन है भैया, ये लवण सेतु को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, लवण सेतु। और सिंगल लाइन जो है ये परावस्था को दर्शाती है, परावस्था यानी फेज, साल्ट ब्रिज फेज। अब अगली चीज समझो, जो जेडेन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था वही कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, वही जो है कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कॉपर डबल प्लस था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेंगे दोनों प्लस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ कॉपर। यानी ये हमारा पूरा सेल लिखा हुआ है सेल अभिक्रिया लिखी हुई है, लेकिन है इसमें इस वाले कॉपर की अवस्था कैसी हो जाएगी, सॉलिड, और ये कॉपर डबल प्लस कहां बन रहा होगा, जलीय अवस्था में बन रहा होगा। कहां बन रहा होगा भैया, तो जलीय अवस्था में बन रहा होगा। ये जेडेन डबल प्लस कहां बन रहा होगा, तो ये भी जलीय अवस्था में बन रहा होगा, और जिंक भी कैसा होगा, तो सॉलिड होगा। इस तरीके से हमने सेल अभिक्रिया को लिख लिया। समझ रहे हैं ना, सेल अभिक्रिया समझ में आई, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा आपको। आगे समझो, देखिए गर्मी जो है भीषण हो रही भैया, तापमान बराबर घटता जा रहा है नहीं, घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है। हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, फिर याद आया हमें, प्लस का 40 डिग्री और माइनस का 40 डिग्री दोनों में ठंडा कौन है, बताइएगा कमेंट करके, है नहीं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आगे समझो। अच्छा एक चीज बताओ, कल एक विमान क्रैश हुआ है, बहुत ही दुखद समाचार है। हम अपनी संवेदनाएं उनके परिवारों को समर्पित कर रहे हैं भैया। बहुत ही जब सुना है तो बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन अब वही बात है कि कर भी जा सकते हैं। लेकिन ये आखिर क्रैश हुआ कैसे, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं था, है नहीं, ऐसा लोगों ने बताया, न्यूज में भी चल रहा था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश होना
मेरे ख्याल से एक दुर्भाग्य है नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुछ परिवार उसमें जो कहाँ से जा रहे थे, अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। बताइए कितना कष्टकारी रहा होगा माहौल। 1 मिनट के भीतर 200 है नहीं, लगभग में एक आंकड़ा भी कुछ आया नहीं है कि कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल मान लीजिए उसमें 242 लोग सफर कर रहे थे बैठे, है नहीं। और डॉक्टर्स की मतलब जहाँ पर इंटर्नशिप वाले जो डॉक्टर रहते थे छात्रावास तरीके से, उनकी बिल्डिंग से टकरा गया जाके। वो बेचारे लंच वंच कर रहे थे, कोई रोटी मांग रहा होगा, कोई चावल मांग रहा होगा, है नहीं, कोई दाल का ऑर्डर दिए बैठा होगा, तब तक प्लेन आ गए। बेचारे सबके सब जहाँ के तहाँ रह गए। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा पतली होती जाती है, समझ रहे हो ना। टेम्परेचर घटेगा, हवा मोटी होगी। मोटी का मतलब हवा के जो अणु हैं वो पास पास रहेंगे, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा के अणु दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर होंगे तो इतना सारा वेट लेके उड़ पाना मुश्किल का काम है। मेरे ख्याल से यही रहा होगा। आगे समझो, खैर अपना भैया सेल समझो। ये तो हो गई सेल अभिक्रिया। अब सेल की ही रेडॉक्स अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। सेल की रेडॉक्स अभिक्रिया लिखनी हो, देखो ये सब हम बता इसलिए रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो फंसते हैं ना थर्ड इक्वेशन पर, वो इसी समीकरण से रिलेटेड होते हैं। कभी कभी ऐसा भी दे रखा होगा और कभी कभी रेडॉक्स सीधे दे गई होगी, तो रेडॉक्स को भी समझ के चलते हैं भैया। रेडॉक्स जब लिखते हैं तो जेडेन और कॉपर डबल प्लस, यानी जेडेन ने अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तो क्या बनाया होगा, जेडेन डबल प्लस बनाया होगा, समझ रहे हैं ना। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कॉपर डबल प्लस ग्रहण करके, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कॉपर जो डबल प्लस है वो ग्रहण करके कॉपर में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। यानी ये फिर से सॉलिड स्टेट, जलीय अवस्था और ठोस अवस्था, ये भैया हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये भी बेहतरीन समझ में आई होगी। अब रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, यानी इसमें ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है। हमने कहा था कि कौन सी ऑक्सीकरण होती है और कौन सी अपचयन होती है, आप कैसे पहचानोगे। किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है भैया। उस तत्व पर जितने प्लस या माइनस हैं वह उसकी मूल रूप से ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यानी कॉपर की प्लस की 2, जिंक की भी प्लस की 2 है। देखिए जिंक 0 से कहाँ चल रहा है, 2 पर टहलने, और कॉपर जो है प्लस के 2 से कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है। यानी जब ऑक्सीकरण संख्या के मान में कमी होती है, 2 से 0 पर जाएगा तो भैया अपचयन होगा। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन होगी। और जब ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होगी। बात समझ रहे हैं ना। ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल जो आता है, वो या तो इस रूप में दिया होगा या फिर इस रूप में दिया होगा। इस रूप में अगर दिया है तो हमें इस रूप में कन्वर्ट करना होता है। वैसे हम काम कहाँ से शुरू करते हैं, तो यहीं से भैया शुरू करते हैं काम, समझ रहे हैं ना। अगर ये दिया है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और नहीं दिया है तो थोड़ा सा घटिया है। इससे हम यहाँ पहुंचेंगे, और इससे यहाँ पहुंचने का तरीका सुनो क्या है। जेडेन को उठाओ और जेडेन डबल प्लस को उठाओ, एक पास लिख लो, बीच में एक लाइन खींच दो, उसको फेस दर्शाते हैं। दूसरी बात, कॉपर डबल प्लस को उठाओ और कॉपर को उठाओ, एक पास लिख दो, बीच में एक लाइन खींच दो। दोनों प्रोसेस को एक डबल लाइन से जोड़ दो, जिसको लवण सेतु कहते हो। समझ में आया, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। गर्मी ज्यादा होने के कारण देखिए भैया पसीना बराबर टपका जा रहा है, नहीं हमें नुकसान पहुंच रहा है, हमारा वेट कम हो जाएगा, बड़ा दुख की बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये सब समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, मजा आने वाला है। कर लिया ना स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया भैया, कर लिया होगा। मन लगा के पढ़ाई किया करो। माता पिता बड़ा सपने सजोए बैठे हैं, लड़का आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, है नहीं, और भैया बगी हम 4 पहिया पे लेटे हैं, रील बढ़ा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, इसे ये गलत है ना। पढ़ लिख लो,
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो जिसको बनना है नहीं। हमारे एक बहुत बढ़िया यूट्यूबर है अंकित भाटी सर, RWA प्लेटफॉर्म है उनका। उन्होंने कल के उसमें जो है थोड़ा सा ट्वीट किया है, क्या किया कि जिसको जो हासिल करना है हासिल कर लो, जिंदगी का भरोसा एक सेकंड का भी नहीं है। केवल 30 सेकंड के भीतर 241 लोगों को नुकसान शायद पहुंचा है नहीं। कितना दुख वाली बात है। हम तो बराबर जब से ये हादसा सुने हैं बराबर सदमे पे पहुंच रहे हैं कि भला बताइए, जब एरोप्लेन ही सुरक्षित नहीं है तो ट्रेन का क्या भरोसा। हम दिल्ली जाने वाले थे, ट्रेन से अब नहीं जाएंगे, अपनी साइकिल निकालेंगे उसी से जाएंगे दिल्ली। आगे समझते हैं। जब यहाँ से कुछ नहीं बोर्ड पूछता है तो फिर एक बात पूछ लेता है, क्या? डायाफ्राम। डायाफ्राम पूछ लेता है भैया। जब कुछ नहीं पूछता है तो सेल का डायाफ्राम पूछता है कि सेल को आप ग्राफ के माध्यम से बताओ। सेल का डायाफ्राम, सेल को ग्राफ के माध्यम से बताइए कि आखिर सेल क्या होता है। देखो यहाँ पर जब हमें सेल को व्यक्त करना होता है तो हम सिर्फ ऐसे 2 लाइनें खींच लेते हैं, बीच में 2 लाइनें ऐसे खींच देते हैं। इसका मतलब भैया होता है लवड़ सेतु। इसका मतलब होता है लवड़ सेतु। काहे का बना होता है? यानी कांच की ट्यूब जैसा होता है, सी आकार में। भरा क्या होता है? KCl भरा होता है या फिर KNO3 भरा होता है, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड। इस गाढ़े विलयन को क्या कहते हैं? एगार एगार कहते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है भैया अनसॉल्व में, मैंने क्वेश्चन देखा था। कब देखा था ऐसा नहीं याद है, शायद सन 76-77 में देखा होगा, है नहीं। एगार एगार कहते हैं। इधर सुनो, इधर हम लिखते हैं Zn और Zn डबल प्लस, Zn और Zn डबल प्लस। ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है। इधर लिखते हैं भैया कॉपर डबल प्लस और कॉपर, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है, समझ में आया ना। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं भैया यहां से इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और जो धारा का प्रवाह होता है वो कुछ ऐसे होता है। यानी ये हमारा है धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह। तो उम्मीद करते हैं भैया आप सबसे कि सेल जो है बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। यानी रासायनिक सेल वह युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, समझ रहे हैं ना। और विद्युत अपघटनी सेल वह युक्ति होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, समझ रहे हैं ना। विद्युत ऊर्जा में जो एनोड होता है वो धनावेशित होता है और कैथोड ऋणावेशित होता है। इन्हीं चिन्ह परिपाटी के कारण उनकी अर्ध अभिक्रियाएं भी परिवर्तित होती हैं। यानी वहां पर एनोड में अपचयन होता है और कैथोड में ऑक्सीकरण होता है, समझ रहे हैं ना आप। उम्मीद करते हैं भैया बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ये दोनों ही टॉपिक एकदम समझ लो, एकदम लाजवाब हैं, गोल्ड वाली चॉकलेट समझिए चलो आप, समझ रहे हैं ना। बहुत मजा आएगा भैया। अपने ही चैनल को लाइक करना ना भूलें। देखो जब आप वीडियो देखते ही हैं भैया तो लाइक करने में आपकी जेब से कुछ जाता नहीं है ना, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करो और अपने साथियों को जरूर आप शेयर कर दीजिए ताकि ये बात उन तक पहुंचे और वो भी थोड़ा जाग जाए। अगर सो रहे हो तो फ्री में यूट्यूब पर भैया कोर्स को पढ़ लें, है नहीं। अगर आप पढ़ेंगे, खोल के वीडियो देखेंगे तो 2 अक्षर आपके समझ में जरूर आएगा। और हमारा प्रयास सदैव रहा है कि हम अपने बच्चों के खातिर जो है कुछ ना कुछ फ्री में कर पाए। लेकिन वही बात भैया, अभी हम गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में सबको पता है कि क्या मिलता है नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब में होते मान लीजिए तो फ्री पढ़ाते एकदम बाकायदा, मतलब ऐसे समझ लीजिए ऑफलाइन भी फ्री चला देते हैं, हमें कोई इसका टेंशन नहीं है पैसे वैसे, है नहीं। हमें शिक्षा व्यवसाय के रूप में नहीं करना है, शिक्षा देनी है बच्चों को तो एक समाज सेवा के रूप में देनी है, ताकि हम ये चाहते हैं हमारा गरीब से गरीब बालक भी या बिटिया भी पढ़ जाए, है नहीं। हमारा अपना उद्देश्य ये है। और अगर आप लोग साथ देते रहे तो एक दिन हम शायद इस मुकाम में जरूर कामयाब होंगे, है नहीं। आज के लिए इतना ही है भैया, सभी को एक बार नमस्ते। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ।